हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 3 ऑफ स्ट्रेटजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। मैंने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था अबाउट पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, डेयरी फार्म मैनेजमेंट, ठीक है। इसके अलावा मैंने और भी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के बारे में डिस्कस किया था लाइक गोट, सीप और इसके अलावा लाइक पिग। तो इन सब के बारे में मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो जो कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट में यानी कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट में कुछ हम मेथड्स इस्तेमाल करते हैं जिससे कि इन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, इनका जो है हर्ड प्रोडक्शन बनाया जा सके। आर यू गेटिंग और नॉट? तो इनके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, इनके नंबर्स को बढ़ाने के लिए, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के नंबर्स को बढ़ाने के लिए यहाँ पे हम कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट में कौन कौन से मेथड आते हैं दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल, सो लिसन केयरफुली। तो कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट हमारा नया टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है। इज दैट क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा प्लीज, लिसन केयरफुली। कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो अगर बात की जाए कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट की, तो कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या आता है? नंबर 1 आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसमें आता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसके अलावा एक दूसरी टेक्निक आती है, दूसरा मेथड आता है, इसको आप बोलते हो MOET, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, राइट। तो कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट में ये दो मेथड्स आते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आता है, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी आता है। तो सबसे पहले आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन देखते हैं क्या होता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आपने पढ़ा होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी, तो ये भी कुछ वैसे ही मिलता जुलता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन we can also use this method to increase the domesticated animal production। तो डोमेस्टिकेटेड एनिमल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको आप कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में होता क्या है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में कलेक्ट द सीमन फ्रॉम मेल एनिमल, एक मेल एनिमल से सीमन कलेक्ट कीजिए। ये मेल एनिमल मेनली कौन सा होता है? बुल। यू कैन कंसिडर एज बुल। आप मेल एनिमल से सीमन को कलेक्ट कीजिए एंड इंट्रोड्यूस इनटू रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ फीमेल एनिमल। तो मेल एनिमल्स से सीमन को कलेक्ट करके फीमेल एनिमल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में सीमन को इंट्रोड्यूस करना आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, कुछ ऐसी फीमेल होती हैं, आर यू गेटिंग और नॉट, जिनके साथ नेचुरल मेटिंग पॉसिबल नहीं हो पाती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? या फिर अगर आपको एक सुपीरियर क्वालिटी का प्रोजेनी चाहिए, तो सुपीरियर क्वालिटी के प्रोजेनी के लिए आप किसी सुपीरियर क्वालिटी की ब्रीड का इस्तेमाल करते हैं, और वो सुपीरियर क्वालिटी की ब्रीड किसी फॉरेन कंट्री से बिलोंग कर सकती है, किसी दूसरे देश से बिलोंग कर सकती है। अब उस ब्रीड को हम अपने इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से ग्रो नहीं करा पाते हैं, लेकिन हम उसके सीमन को कलेक्ट करके ला सकते हैं, और उस सीमन को कलेक्ट करके राइट उसको जो है इंपोर्ट किया जा सकता है सीमन को, और सीमन को इंपोर्ट करके इंडियन जो पुअर ब्रीड्स की काऊ है या पुअर ब्रीड्स के कैटल हैं उसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं फीमेल में, जिससे कि जो हाइब्रिड पैदा होगा वो सुपीरियर हाइब्रिड पैदा होगा। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करने का जो पर्पस है हमारे पास वो यही है कि अगर काऊ को नेचुरल मेटिंग में प्रॉब्लम होती है या किसी भी रीजन की वजह से, XYZ रीजन की वजह से अगर नेचुरल मेटिंग नहीं हो पाती है, उस केस में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन परफॉर्म किया जाता है। यानी कि मेल पार्टनर से
सीमन को कलेक्ट करके फीमेल पार्टनर यानी कि फीमेल एनिमल्स की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। या फिर अगर आप कहीं से बाहर से सुपीरियर क्वालिटी के ब्रीड का सीमन कलेक्ट करके लाते हैं तो उसको भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब ये जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, इसमें जनरली जो सीमन होता है, सीमन कैन बी स्टोर इन फ्रोजन फॉर्म। इसको फ्रोजन फॉर्म में स्टोर किया जा सकता है, राइट, एंड इट कैन बी यूज एज लेटर, इट कैन बी यूज लेटर, और इस सीमन को बाद में भी इस्तेमाल किया जा सकता है जो कि आप इंपोर्ट करते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेंटर्स हैं कंट्री में हमारी, वो लगभग 6000 आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेंटर हैं, राइट। उसमें से एक मोस्ट पॉपुलर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेंटर है इंडियन एग्रीकल्चर वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, सॉरी इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नॉट एग्रीकल्चर, ठीक है। तो यहां पे इन आवर कंट्री देयर आर अप्रोक्सीमेटली 6000 आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेंटर। हमारी कंट्री में लगभग 6000 आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेंटर्स हैं, जिसमें कि बहुत पॉपुलर है। इसका एक एग्जांपल मैं बताता हूं, इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इसका एक एग्जांपल है। दिस इज इन इज्जत नगर बरेली। कहां पे है ये? इज्जत नगर बरेली। और ये जो बरेली है ये कहां पे है? यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश में एक इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है इज्जत नगर में, बरेली में, राइट, जो कि मोस्ट पॉपुलर है। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब समझ गए आप, यानी कि एक मेल एनिमल से सीमन को कलेक्ट करके फीमेल एनिमल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। और ये तभी किया जाता है अगर कहीं नेचुरल मेटिंग में प्रॉब्लम होती है, या फिर आप कहीं बाहर किसी दूसरी कंट्री से सीमन को इंपोर्ट करके मंगाते हो, तो उसको भी आप जो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये जो सीमन आप मंगाते हो, इंपोर्ट करते हो, या सीमन को आप किसी दूसरे मेल एनिमल से लेते हो, इसको आप स्टोर करते हो फ्रोजन फॉर्म में, लिक्विड नाइट्रोजन में, ठीक है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो लिक्विड नाइट्रोजन में इसको स्टोर किया जाता है, जिससे कि राइट वो इजीली एक्सपायर्ड ना हो पाए, और उसको ये इन डिफरेंट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेंटर में भेज दिया जाता है, राइट, आर्टिफिशियल ब्रीडिंग को परफॉर्म करने के लिए। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ आया? तो ये हो गया आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। एक चीज मैं आपको और बता दूं, यू नो द सीमन ऑफ वन बुल इज इनफ टू फर्टिलाइज अप्रोक्सीमेटली 3000 काउ। एक जो बुल होता है, बुल का जो सीमन होता है वो कितना होता है, राइट, द सीमन ऑफ बुल इज अप्रोक्सीमेटली 50 बिलियन। 50 बिलियन स्पर्म्स होते हैं इन सीमन ऑफ बुल। तो ये 50 बिलियन स्पर्म्स, आर यू गेटिंग और नॉट? सॉरी 50 नहीं, 5 बिलियन लीजिए, 5 बिलियन स्पर्म्स होते हैं सीमन ऑफ बुल में, लगभग अप्रोक्सीमेटली 5 बिलियन स्पर्म्स होते हैं। और इन 5 बिलियन स्पर्म्स जो होते हैं, these are presents in what? These are present in the semen of bull. The semen of one bull, the semen of one bull is enough to inseminate approx 3000 cows. 3000 cows को इंसेमिनेट करने के लिए एक बुल का सीमन काफी है। तो इतना सा सीमन 3000 काउज के लिए काफी है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ स्पर्म बहुत ज्यादा होते हैं, एंड वन स्पर्म इज इनफ टू फर्टिलाइज वन एग। इसलिए यहाँ पे एक बुल का सीमन 3000 काउज के लिए इनफ होता है, मोर देन इनफ होता है। इसके बाद
अगला जो टॉपिक है वो है मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। लिसन केयरफुली, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। अगर मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो यहां पे एग्जैक्टली क्या किया जाता है, मल्टीपल ओवुलेशन में सुपर ओवुलेशन किया जाता है, यानी कि फीमेल में एफएसएच हार्मोन जो कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ एग्स। तो एफएसएच हार्मोन को इंट्रोड्यूस करके लार्ज नंबर ऑफ एग्स का प्रोडक्शन कराया जाता है फीमेल में, इसे आप सुपर ओवुलेशन कहते हैं। तो एक लार्ज नंबर एग को ऑब्टेन करने के लिए, एक लार्ज नंबर एग को ऑब्टेन करने के लिए वी नीड टू यूज ऑफ एफएसएच हार्मोन, क्योंकि एफएसएच हार्मोन इंड्यूस द एग फॉर्मेशन और ज़्यादा से ज़्यादा एग प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है एफएसएच हार्मोन। तो यहाँ पे मल्टीपल ओवुलेशन का मतलब क्या है, सुपर ओवुलेशन, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ एग्स प्रोडक्शन कराते हैं हम फीमेल में बाय द यूजिंग ऑफ एफएसएच। दिस इज कॉल्ड मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी में सबसे पहले क्या किया जाता है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, एफएसएच इंट्रोड्यूस किया जाता है, the FSH hormone introduced in फीमेल में एफएसएच हार्मोन को इंट्रोड्यूस किया जाता है। और एफएसएच हार्मोन को इंट्रोड्यूस करने के बाद राइट क्या होता है, अगर फीमेल में एफएसएच हार्मोन को इंट्रोड्यूस किया गया तो ये जो एफएसएच हार्मोन जिसको फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, राइट, हेल्प्स टू प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ एग्स। इसकी वजह से सुपर ओवुलेशन टेक प्लेस करता है। सुपर ओवुलेशन मतलब दिस फीमेल विल प्रोड्यूस a large number of eggs। ये जो फीमेल है वो लार्ज नंबर ऑफ एग्स का प्रोडक्शन करती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और लार्ज नंबर ऑफ एग्स का जब ये प्रोडक्शन करेगी, यू विल गेट द लार्ज नंबर ऑफ एग्स, और लार्ज नंबर ऑफ एग्स आर रिक्वायर्ड फॉर हर्ड प्रोडक्शन। इतने सारे एग्स क्यों चाहिए? एक हर्ड प्रोडक्शन, एक झुंड को तैयार करने के लिए, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेनी को ऑब्टेन करने के लिए हम जो है यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ एग्स का प्रोडक्शन कराते हैं बाय इंड्यूसिंग फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये जो लार्ज नंबर ऑफ एग्स आते हैं, इन एग्स को, सेकंड पॉइंट, एग्स आर फर्टिलाइज्ड बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। या तो इन एग्स को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से फर्टिलाइज कर दीजिए, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप था, या फिर मेटिंग विथ इलाइट बुल, यानी कि एक सुपीरियर बुल से उस काऊ की मेटिंग करा दीजिए। तो काऊ में आपने एफएसएच इंट्रोड्यूस किया। एफएसएच की वजह से फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो क्या, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलिकल्स बनाता है ओवरी में, और जितने ज़्यादा फॉलिकल्स बनेंगे उतने ज़्यादा एग्स प्रोडक्शन होंगे। अब ये काफ़ी सारे एग्स आपके पास आ गए, इसके बाद इन एग्स को फर्टिलाइज करना है। तो फर्टिलाइज आप कैसे करेंगे, या तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से कराइए, या फिर किसी भी उस काऊ की किसी भी इलाइट बुल से मेटिंग करा दीजिए। अब एक चीज़ और होती है, अब यहाँ पे अगर एक गाय को आप एफएसएच हार्मोन इंट्रोड्यूस करा रहे हो तो एफएसएच हार्मोन से वो काफ़ी सारे एग्स प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन अगर वो काफ़ी सारे एग्स को फर्टिलाइज करेगी तो वो एक साथ उन एग से बनने वाले जो बेबी कैटल्स होंगे, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, उनको वो कैरी नहीं कर पाएगी। उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होगी कि वो सारे एग्स को फर्टिलाइज करने के बाद, राइट, जो कैटल्स, जो प्रोजेनी कैटल्स हैं, राइट, वो उनको कैरी कर सके। जो फीटस होते हैं कैटल के फीटस को वो कैरी नहीं कर पाएंगे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एग्स ज़्यादा है, नंबर ऑफ एग्स से बनने वाले फीटस भी ज़्यादा होंगे, तो इतने सारे फीटस को ये गाय एक बार में कैरी नहीं कर पाएगी। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि इन एग्स को फर्टिलाइज कराने के बाद 8 to 32 सेल स्टेज में, 8 से लेके 32 सेल स्टेज में, ब्लास्टोमियर वाली स्टेज में उन एग्स को सेपरेट करके सरोगेट काऊ के अंदर, सरोगेट मदर के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं, यानी कि बाकी दूसरी काऊ के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो एक जगह काफ़ी सारे एग्स प्रोडक्शन कराए, और उनको एग्स को प्रोडक्शन कराने के बाद, राइट, 8 से 32 सेल स्टेज में
उनको जो है ट्रांसफर कर दिया गया। दैट्स व्हाई दिस टेक्निक इज कॉल्ड मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। पहले तो सुपर ओवुलेशन कराया, उसके बाद उनसे बनने वाले एम्ब्रियो को अलग अलग काऊ के यूटेरस में फिट कर दिया गया, राइट, यानी कि सरोगेट मदर बोलते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो सरोगेट मदर के यूटेरस में फिट कर दिया गया। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे इन दिस केस नाउ अगला जो स्टेप है इसमें क्या करते हैं, in the next step transfer of fertilized eggs fertilized egg नहीं embryo बोलिए आप, है ना, transfer of embryo ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो, ध्यान दीजिएगा प्लीज, एट टू 32 सेल स्टेज, 8 से 32 सेल स्टेज वाले एम्ब्रियो को इनटू दी सरोगेट मदर। तो सरोगेट मदर के अंदर 8 से 32 सेल स्टेज वाले एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर दीजिए। ट्रांसफर दी एम्ब्रियो विद 8 to 32 सेल स्टेज इनटू दी मदर, इनटू दी सरोगेट मदर। तो सरोगेट मदर में इसको आप जो है ट्रांसफर कर दीजिए और उसके बाद राइट यहाँ पे यू विल गेट दी हर्ड प्रोडक्शन, ठीक है, एट दी एंड यू विल गेट दी हर्ड प्रोडक्शन। तो काफी सारे एग से काफी सारे एम्ब्रियो बनेंगे और काफी सारे एम्ब्रियो से काफी सारे यंग वंस कैटल्स जो है प्रोड्यूस होंगे, गेट दी हर्ड प्रोडक्शन। एक चीज और, दिस टेक्निक मेनली यूज्ड फॉर, ये जो टेक्निक है ये किसके लिए यूज की जाती है? काउ, बफेलो, हॉर्स, रैबिट, इन सब एनिमल्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सीप, गोट, इन सब एनिमल के लिए हर्ड प्रोडक्शन को ऑब्टेन करने के लिए यहाँ पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी परफॉर्म की जाती है। इसी के साथ कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट इज डन। तो कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन परफॉर्म किया जाता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके अलावा मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक परफॉर्म की जाती है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का अगर कोई काउ या कोई फीमेल एनिमल में नेचुरल मेटिंग पॉसिबल ना हो पाए तो ऐसे केस में हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन परफॉर्म करते हैं, या फिर कहीं बाहर दूसरी कंट्री से सीमन को इंपोर्ट करके मंगाया जाता है तो उसके लिए भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि अगर सुपीरियर क्वालिटी का आपको कैटल चाहिए तो सुपीरियर क्वालिटी की ब्रीड तैयार करने के लिए आप सुपीरियर क्वालिटी के बुल की आपको रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन सुपीरियर क्वालिटी के बुल को आप सपोज दैट अगर इंपोर्ट भी कर लेते हैं तो ये कंपलसरी नहीं है कि वो हमारे क्लाइमेट में सर्वाइव कर पाएगा। तो द बेस्ट मेथड इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो उसका सीमन कलेक्ट किया जाता है, इंपोर्ट कर लिया जाता है और इंपोर्ट करने के बाद उसको जो है लोकल कैटल की ब्रीड्स में इंट्रोड्यूस करने के बाद सुपीरियर ब्रीड्स को डेवलप कर लिया जाता है। तो इस पर्पज़ के लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का बहुत ज़्यादा यूज होता है। इज दैट क्लियर? हमारी कंट्री में लगभग 6000 ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन परफॉर्म की जाती है कैटल्स की, जिसमें से एक बहुत ही पॉपुलर है जिसका नाम है इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ बरेली। इज्जत नगर बरेली में है ये इंस्टीट्यूट। यहाँ पे कैटल्स का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक वाइड स्केल पे परफॉर्म किया जाता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यू नो द सीमन ऑफ वन बुल इज इनफ टू इंसेमिनेट अप्रॉक्सीमेटली 3000 काउज। एक बुल का सीमन 3000 काउ को इंसेमिनेट करने के लिए इनफ होता है।
ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसके बाद मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। तो मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, नाम से ही क्लियर हो रहा है आपको, मल्टीपल ओवुलेशन यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंड्यूस किया जाता है जिससे कि सुपर ओवुलेशन करा लिया जाता है, काफ़ी सारे एग्स प्रोडक्शन हो जाते हैं और उन एग्स को प्रोडक्शन करने के बाद फर्टिलाइज किया जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से, या मेटिंग कराई जाती है एक इलाइट बुल के साथ। ठीक है, फिर जो एम्ब्रियो बनता है 8 to 32 स्टेज सेल स्टेज में, उसको जो है वहाँ से सेपरेट कर लिया जाता है। ठीक है, सेपरेट करके ट्रांसफर कर दिया जाता है सरोगेट मदर में जिससे कि हार्ट प्रोडक्शन हो सके। एंड दिस टेक्निक कैन बी यूज्ड फॉर काउ, बुफेलो, हॉर्स, डोंकी, सीप, गोट, मतलब किसी भी एनिमल्स के लिए इस टेक्निक को परफॉर्म किया जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एपीकल्चर और बी कीपिंग के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो लिसन केयरफुली, एपीकल्चर और बी कीपिंग, ध्यान दीजिएगा। Our next topic is apiculture or beekeeping. एपीकल्चर और बी कीपिंग। एपीकल्चर और बी कीपिंग। एपीकल्चर और बी कीपिंग, दिस इज द मैनेजमेंट प्रैक्टिस, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। दिस इज द मैनेजमेंट फॉर कीपिंग बी हाइव्स एंड हनी बी। हनी बी और बी हाइव्स फॉर हनी प्रोडक्शन। हनी प्रोडक्शन के लिए बी हाइव्स और हनी बी का मैनेजमेंट किया जाता है, इसे आप एपीकल्चर कहते हैं, इसे आप एपीकल्चर कहते हैं। तो एपीकल्चर और बी कीपिंग, दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ कीपिंग बी हाइव्स एंड हनी बी। दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ कीपिंग beehives and honey bee for honey production, तो honey production के लिए मैनेजमेंट ऑफ कीपिंग beehives, तो मैनेजमेंट ऑफ कीपिंग beehives and honey bee for the production of honey। हनी प्रोडक्शन के लिए मैनेजमेंट किया जाता है बी कीपिंग का और बी हाइव्स का फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी। दिस इज कॉल्ड एपीकल्चर और बी कीपिंग। दिस इज कॉल्ड एपीकल्चर और बी कीपिंग। इसको आप एपीकल्चर या बी कीपिंग कहते हैं फॉर हनी प्रोडक्शन एंड एक प्रोडक्शन और आप कंसिडर कर सकते हैं एंड बी वैक्स। बी वैक्स का भी कॉमर्शियल स्केल पे इस्तेमाल होता है, हनी का भी कॉमर्शियल स्केल पे, डोमेस्टिक स्केल पे, हर जगह इस्तेमाल होता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो यहाँ पे हनी प्रोडक्शन के लिए और बी वैक्स प्रोडक्शन के लिए आप जो है मैनेजमेंट करते हैं, राइट, बी हाइव्स का और हनी बी का, इसे आप एपीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? एपीकल्चर। अब हनी जो है, यहाँ पे हनी के बारे में आपको पता ही है, जिसको हिंदी में शहद कहते हैं, लिख देता हूँ हिंदी में भी, दिस इज कॉल्ड शहद। तो हनी और शहद की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हनी अपने आप में, यू नो व्हाट इज हनी एग्जैक्टली, दिस इज, पहले हनी के बारे में बता देते हैं। दिस इज एरोमेटिक स्वीट सब्सटेंस। दिस इज एरोमेटिक स्वीट सब्सटेंस। तो ये एक एरोमेटिक स्वीट सब्सटेंस है। दिस इज द एरोमेटिक स्वीट सब्सटेंस दैट यू कॉल्ड हनी। हनी का जो मेन इंपॉर्टेंस है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हनी? इंपॉर्टेंस ऑफ हनी, दिस इज हेल्थियर फूड। ये अपने आप में एक फूड का काम करता है, जो कि बहुत ही हेल्थियर फूड की कैटेगरीज में इसको कैटेगराइज किया जाता है। इससे विटामिन मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं और शुगर मिलता है। इज दैट क्लियर?
healthier food and also used in इंडियन मेडिसिन सिस्टम। इसका प्राचीन काल से हम इंडियन मेडिसिन सिस्टम में इस्तेमाल करते आ रहे हैं। हनी जो है राइट, इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती है और इंडियन मेडिसिन सिस्टम यानी कि आयुर्वेद में इसको हम प्राचीन काल से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। किसको? हनी को, यानी कि शहद को। इज दैट क्लियर? मेडिसिनल पर्पज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कुछ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं। अगर कहीं पे आपको चोट लग जाती है राइट, तो वुंड हीलिंग में हनी जो है बहुत हेल्प करता है। उस वुंड पे आप इस हनी को अप्लाई कर सकते हो बिकॉज इट वर्क एज एंटीसेप्टिक। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी चाहिए। वर्क एज एंटीसेप्टिक, ये एक एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है राइट। इसको अप्लाई किया जाता है, अप्लाई ऑन वुंड। वुंड पे इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस है हनी के। अब हनी के जो मेजर कंटेंट्स हैं, हनी के कंटेंट्स की हम बात करते हैं। हनी में जो पीएच वैल्यू होती है लगभग 6.8 होता है, जो कि एक तरीके से न्यूट्रल के आसपास है। ठीक है, 6.8 पीएच होता है। इसमें सबसे ज्यादा होता है फ्रुक्टोज। कौन सा? लेवुलोज। लेवुलोज होता है इसके अंदर। लेवुलोज शुगर और फ्रुक्टोज शुगर प्रेजेंट होता है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है लेवुलोज प्रेजेंट होता है या फिर फ्रुक्टोज शुगर प्रेजेंट होता है। और इस फ्रुक्टोज शुगर कितना परसेंट होता है इसमें? 41% फ्रुक्टोज शुगर होता है सबसे ज्यादा। इसमें वाटर होता है लगभग 17 to 25%। हनी में वाटर पाया जाता है। मिनरल्स पाए जाते हैं 1.3%। इसके अलावा इसमें ग्लूकोज भी काफी अबंडेंट अमाउंट में पाया जाता है, लगभग 35% ग्लूकोज होता है। सुक्रोज पाया जाता है, लगभग 1.9% सुक्रोज होता है। इसके अलावा इसमें डेक्स्ट्रीन भी होता है। डेक्स्ट्रीन अप्रोक्सीमेटली 1.5% होता है। और हनी में जो मेजर विटामिन होते हैं, मेजर विटामिन इन हनी, इसमें जो विटामिन होते हैं B1, B6, विटामिन सी एंड विटामिन डी, ये कंटेंट्स हैं हनी के। इसका पीएच लगभग 6.8 होता है। फ्रुक्टोज शुगर 41%, ग्लूकोज शुगर 35%, वाटर 17 to 25%, मिनरल्स लगभग 1.3% होते हैं। इसके अलावा 1.9% सुक्रोज होते हैं। डेक्स्ट्रीन 1.5% होता है। सो दिस इज द रिच सोर्स ऑफ शुगर, मिनरल्स एंड विटामिन्स राइट, दैट इज गुड फॉर हेल्थ। तो ये अपने आप में एक हेल्थियर फूड की कैटेगरी में भी आता है। और ये इंडियन मेडिसिनल सिस्टम में प्राचीन काल से इसका हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं, एंशिएंट टाइम से। आयुर्वेद में मेडिसिन औषधि के साथ, औषधि को जनरली शहद में मिला के दिया जाता था। और आज भी कुछ लोगों को अगर कफ की शिकायत होती है तो शहद को आप अदरक के साथ शहद को मिला के अगर खा लेते हैं तो आपकी कफ की शिकायत दूर हो जाती है। तो इसकी अपने आप में मेडिसिनल वैल्यू है, यानी कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं राइट। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन डिमांड, हनी प्रोडक्शन की भी डिमांड बढ़ती जा रही है। तो हनी की डिमांड बढ़ने की वजह से वी आर गोइंग टू मैनेज दिस एपीकल्चर सिस्टम। वी आर गोइंग टू मैनेज द बी हाइव्स एंड हनी बी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी, क्योंकि जनसंख्या जो है डे बाय डे बढ़ती जा रही है और उनकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। एपीकल्चर, बी कल्चर और बी कीपिंग को आप जो है ओल्ड एज कॉटेज इंडस्ट्री भी कहते हैं। ओल्ड एज कॉटेज इंडस्ट्री बिकॉज, यानी कि कहने का मतलब ये है कि हनी प्रोडक्शन कराना हमारे लिए बिल्कुल नए जैसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में ये बिल्कुल नई चीज़ है। हम जो है हजारों साल से हनी प्रोडक्शन करा रहे हैं, इसलिए इसको ओल्ड एज कॉटेज इंडस्ट्री भी कहा जाता है। ये बात याद रखिएगा। एपीकल्चर को आप ओल्ड एज कॉटेज इंडस्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि हनी प्रोडक्शन जो है प्राचीन काल से हमारी सभ्यता के साथ जुड़ा हुआ है। ओल्ड एज कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है। तो इसको जो है डोमेस्टिक लेवल पे भी इसका हनी प्रोडक्शन को कराया जा सकता है और इसको कॉमर्शियल स्केल पे भी कराया जा सकता है। दिस इज कंप्लीटली इनकम जनरेटिंग इंडस्ट्री। तो इकोनॉमी को भी डेवलप करने में हेल्प करता है। दिस इज इनकम जनरेटिंग इंडस्ट्री। हनी प्रोडक्शन इज द इनकम जनरेटिंग इंडस्ट्री। इनकम जनरेटिंग इंडस्ट्री की कैटेगरी में आता है हनी प्रोडक्शन। आर यू गेटिंग और नॉट?
तो इससे लोगों की इनकम भी जनरेट होती है। अब दिस इज अबाउट बी कीपिंग यानी कि एपीकल्चर। दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ बी हाइव्स एंड हनी बी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड बी वैक्स। तो हनी के ये सारे कंटेंट है। हनी के बारे में मैंने बता दिया, मैंने मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, मेडिसिन के तौर पे उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, फूड के तौर पे उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे ही मैं बात करता हूँ बी वैक्स। बी वैक्स का भी कॉमर्शियल लेवल पे प्रोडक्शन कराया जाता है, राइट। हनी के साथ साथ बी वैक्स भी हमारे लिए यूजफुल होता है। तो बी वैक्स के बारे में सुनिए, लिसन केयरफुली, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट इज बी वैक्स। अगला टॉपिक है बी वैक्स। तो बात करते हैं बी वैक्स की। अगर बात की जाए बी वैक्स की, तो बी वैक्स क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ये जो बी वैक्स है, ये जो वैक्स प्रोड्यूस करता है, ये हनी बी की में एक वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड होती है। इज दैट क्लियर? तो वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड इस बी वैक्स को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। सो दिस बी वैक्स प्रोड्यूस बाय वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड। तो ये वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड जो कि हनी बी के पास होती है, ये उसको प्रोड्यूस करती है। इस बी वैक्स की जो मेजर कंपोजिशन होती है, बी वैक्स में एक सब्सटेंस होता है जिसको आप बोलते हो प्रोपोलिस, ठीक है। दिस प्रोपोलिस जो है, दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम द रेसिन ऑफ पॉलन ग्रेन्स। तो रेसिन ऑफ पॉलन ग्रेन्स से प्रोपोलिस को निकाला जाता है। ये केमिकल सब्सटेंस है प्रोपोलिस, जो कि बी वैक्स को हार्डनिंग प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड हार्डनेस टू द बी वैक्स और द बी हाइव्स। इज दैट क्लियर? तो ये जो सब्सटेंस है प्रोपोलिस, ये रेसिन ऑफ पॉलन ग्रेन होता है प्रोवाइड, क्योंकि पॉलन ग्रेन का रेसिन कलेक्ट करती है हनी बी और उससे जो है प्रोपोलिस सब्सटेंस बनता है। और वो प्रोपोलिस जो है प्रोवाइड हार्डनेस टू द बी हाइव्स। बी हाइव्स को हार्डनेस प्रोवाइड करता है। इज दैट क्लियर? प्रोवाइड हार्डनेस टू द बी हाइव्स, हार्डनेस टू द बी हाइव्स। ये बी हाइव्स को हार्डनेस प्रोवाइड करता है, जिसको आप प्रोपोलिस कहते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये जो है इसमें प्रोवाइड हार्डनेस टू द बी हाइव्स। इसके अलावा यहाँ पे जो बी वैक्स का जो यूज है, द यूज ऑफ बी वैक्स इज व्हाट? आई एम टेलिंग यू द यूज ऑफ बी वैक्स। जो मेजर यूज है बी वैक्स का, वो है यूज्ड इन कॉस्मेटिक प्रोडक्शन। कॉस्मेटिक प्रोडक्शन में, क्रीम्स वगैरह में बी वैक्स का इस्तेमाल कर लिया जाता है। एंड पॉलिश इज ऑल्सो, जैसे शूज पॉलिश होती है ना, मार्केट में आती है ना शूज पॉलिश, तो पॉलिसीज वगैरह में या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में क्रीम बनाने में इसकी हेल्प की, इसका इस्तेमाल किया जाता है। बी वैक्स, प्रोपोलिस, राइट, ये केमिकल सब्सटेंस से बनता है जो कि हार्डनेस प्रोवाइड करता है बी हाइव्स को, और इसका इस्तेमाल किया जाता है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। और इसके अलावा इसका इस्तेमाल किया जाता है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, और इसके अलावा यहाँ पे इसका इस्तेमाल पॉलिसीज बनाने में भी किया जाता है। तो इसी के साथ हनी हो गया, अब बी वैक्स हो गया। इसके बाद जो मेरा अगला जो टॉपिक है वो मैं बता रहा हूँ आपको कि हम हनी बी, कौन कौन सी हनी बी का इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन सी ब्रीड्स हैं हनी बी की जो कि हमें बी वैक्स या हनी प्रोडक्शन में हेल्प करती है। सो लिसन केयरफुली। इसके बाद देखिए ब्रीड्स ऑफ हनी बी। तो आपको हनी बी की ब्रीड्स के बारे में भी कुछ पता होना चाहिए, राइट, जिससे कि आप अच्छे से एपीकल्चर परफॉर्म करा सकें, राइट। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो एपीकल्चर को परफॉर्म करने के लिए, एपीकल्चर के मैनेजमेंट के लिए, बी हाइव्स के मैनेजमेंट के लिए, बी कीपिंग के मैनेजमेंट के लिए हमें ब्रीड्स के बारे में भी पता होना जरूरी है, राइट। देयर आर सो मेनी ब्रीड्स ऑफ हनी बी, सो मेनी ब्रीड्स हैं हनी बी की, लेकिन सबसे सुपीरियर क्वालिटी की हनी बी कौन सी है, उसका नेचर क्या है, राइट, उसकी हैबिट क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ पे कुछ ब्रीड्स के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारी जो ब्रीड है एपिस डोरसेटा।
एपिस डोरसेटा को आप रॉक बी या सारंग बी भी कहते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पे कि एपिस डोरसेटा को रॉक बी और सारंग बी भी कहते हैं। इसका जो नेचर है ये सबसे ज्यादा हनी प्रोड्यूस करती है, हाईएस्ट यील्ड ऑफ हनी प्रोडक्शन राइट बाय एपिस डोरसेटा। एपिस डोरसेटा से सबसे ज्यादा हनी प्रोडक्शन होता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि कौन सी हनी बी ऐसी है जो सबसे ज्यादा हनी प्रोडक्शन करती है, तो नाम है एपिस डोरसेटा। इसके अलावा यहाँ पे ये जो ब्रीड है एपिस डोरसेटा, ये हाईली एग्रेसिव होती है, हाईली एग्रेसिव नेचर होता है और माइग्रेटरी होती है। इसका हाईली एग्रेसिव होती है। जितनी भी ब्रीड्स पाई जाती हैं हनी बी की, सबसे ज्यादा एग्रेसिव जो होती है वो एपिस डोरसेटा होती है। इज दैट क्लियर? और इसका जो नेचर है वो माइग्रेटरी नेचर है, इसलिए ये कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए सूटेबल नहीं है। माना कि ये हनी प्रोडक्शन सबसे ज्यादा करती है, इससे पैदावार ज्यादा होती है हनी की, हनी का प्रोडक्शन बहुत बढ़ता है इसकी वजह से, लेकिन ये जो है माइग्रेटरी होती है, एक जगह टिक कर नहीं रहती। माइग्रेटरी होने की वजह से और ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, एग्रेसिव होने की वजह से कॉमर्शियल प्रोडक्शन में ये हेल्प बिल्कुल भी नहीं करती। तो ये एपिस जो डोरसेटा है ये हमारे लिए कोऑपरेटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है एग्रेसिव है और माइग्रेटरी है नेचर में, एंड दैट्स व्हाई दिस इज नॉट सुटेबल फॉर रियरिंग। इसलिए ये कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए या रियरिंग के लिए सुटेबल नहीं है। किसकी बात कर रहा था मैं? एपिस डोरसेटा, जिसको आप सारंग बी या रॉक बी भी कहते हैं। इसके अलावा जो दूसरी ब्रीड है वो है एपिस इंडिका। ये इंडिया में पाई जाती है, इसको इंडियन मोना बी भी कहते हैं, इसको इंडियन मोना बी भी कहते हैं। दिस इज सुटेबल फॉर द कॉमर्शियल प्रोडक्शन राइट। एपिस डोरसेटा कंपैरिजन में ये कम हनी यील्ड करती है राइट, लेकिन ये कॉमर्शियल प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए सुटेबल है। ये कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए सुटेबल कैसी है? क्योंकि ये एग्रेसिव नेचर नहीं है इसका, दिस इज माइल्ड इन नेचर। जैसे कि एपिस डोरसेटा पे मैंने बताया कि वो एग्रेसिव इन नेचर होती है, ऐसे ही एपिस इंडिका जो है वो माइल्ड इन नेचर है, नेचर में माइल्ड है, यानी कि एग्रेसिव नहीं है। अगर वो एग्रेसिव नहीं है तो दैट इज इजिली मैनेजेबल फॉर रियरिंग, तो रियरिंग के लिए वो इजिली मैनेजेबल है। एपिस डोरसेटा को आप मैनेज नहीं कर सकते हैं क्योंकि एग्रेसिव है और माइग्रेटरी है, लेकिन एपिस इंडिका इज इजिली मैनेजेबल ड्यूरिंग रियरिंग। रियरिंग के टाइम पे इसको इजिली मैनेजेबल है, ये इसको इजिली मैनेज किया जा सकता है। इसके अलावा इससे जो प्रोडक्शन होता है हनी का वो अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 किलोग्राम पर बी हाइव। एक बी हाइव में, एक हनी बी के बी हाइव्स में 3 से 4 किलो 3 to 4 किलोग्राम हनी प्रोडक्शन करती है। कौन? एपिस इंडिका, जिसको इंडियन मोना बी भी कहते हैं। इसके अलावा एपिस फ्लोरिया, इसको भृंगा बी कहते हैं। एपिस फ्लोरिया की खास बात यह है कि ये सबसे स्मॉलेस्ट ब्रीड की कैटेगरी में आती है। दिस इज स्मॉलेस्ट इन साइज, ये साइज में स्मॉलेस्ट होती है और इससे जो है 250 ग्राम्स हनी प्रोड्यूस होता है पर बी हाइव। पर बी हाइव इससे लगभग 250 ग्राम्स का हनी प्रोडक्शन होता है। और इसके अलावा दिस इज नॉट सुटेबल फॉर कॉमर्शियल पर्पज, ये कॉमर्शियल पर्पज के लिए सुटेबल नहीं है, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी राइट। अगर आप चाहते हैं कि आप जो है एपिस फ्लोरिया या भृंगा बी से हनी प्रोडक्शन के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि ये जो है बहुत ही कम हनी प्रोडक्शन करती है, ओनली 250 ग्राम। 250 ग्राम हनी के लिए आपको इतना वेट करना पड़ेगा, सिर्फ 250 ग्राम हनी प्रोडक्शन करती है एक पर बी हाइव्स में, इसलिए ये कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए राइट बिल्कुल भी फिट नहीं है। इज दैट क्लियर? तो एपिस डोरसेटा भी फिट नहीं है, एपिस फ्लोरिया भी फिट नहीं है। एपिस इंडिका कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए फिट है क्योंकि वो इजीली मैनेजेबल है। वहीं एक चौथी ब्रीड और है एपिस मैलीफेरा। एपिस मैलीफेरिया को इटालियन हनी बी भी कहा जाता है। एपिस मैलीफेरा इज द इटालियन बी, तो एपिस मैलीफेरा को आप इटालियन बी भी कहते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो माइल्ड इन नेचर लाइक एपिस इंडिका, बट इफ यू कंपेयर द एपिस मैलीफेरा विद एपिस इंडिका, तो एपिस मैलीफेरा जो है एपिस इंडिका के कंपैरिजन में ज्यादा हनी प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूस हनी मोर देन एपिस इंडिका, एंड दिस इज आल्सो माइल्ड इन नेचर, इट मींस दिस इज आल्सो मैनेजेबल एंड दिस इज मोस्ट सुटेबल और मोस्ट यूजफुल फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन। एपिस इंडिका से भी ज्यादा सुटेबल है, एपिस इंडिका से भी ज्यादा यूजफुल है कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ हनी के लिए एपिस मैलीफेरा। इटालियन भी कहते हैं बिकॉज इटालियन ओरिजिन होता है इसका, एंड दिस इज वेरी यूजफुल फॉर मोस्ट यूजफुल फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ हनी। इसके बाद
बात करते हैं मैनेजमेंट की। अब ये तो हो गया ब्रीड्स के बारे में कि हनी बी की कौन कौन सी मोस्ट पॉपुलर ब्रीड्स हैं। एपिस डोरसेटा, एपिस इंडिका, एपिस फ्लोरिया, एपिस मेलिफेरा। इन चारों ब्रीड में से सबसे सुटेबल जो कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए ब्रीड है वो दो है, एपिस इंडिका और एपिस मेलिफेरा। और एपिस इंडिका और मेलिफेरा में आप कंपैरिजन करें तो एपिस मेलिफेरा सबसे ज़्यादा मोस्ट यूजफुल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हनी प्रोडक्शन करती है एज कम्पेयर टू एपिस इंडिका। वो हनी प्रोडक्शन ज़्यादा करती है। एपिस डोरसेटा भी हनी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करती है, लेकिन वो एग्रेसिव है नेचर में और माइग्रेटरी है, इसलिए वो जो है मैनेजेबल नहीं है, राइट। जबकि एपिस इंडिका और एपिस मेलिफेरा दोनों ही मैनेजेबल है, और दोनों में सबसे बढ़िया जो क्वालिटी होती है ब्रीड की वो होती है आपकी एपिस मेलिफेरा की, क्योंकि एपिस इंडिका के कंपैरिजन में एपिस मेलिफेरा जो है ज़्यादा प्रोडक्शन करती है, ज़्यादा हनी प्रोडक्शन करती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब मैं बात करता हूँ कि ये मैनेजमेंट ऑफ बी हाइव, जैसा कि मैंने आपको एपीकल्चर में बताया, बी कीपिंग में बताया कि यहाँ पे द मैनेजमेंट ऑफ बी, हनी बी एंड बी हाइव्स दैट यू कॉल्ड एपीकल्चर। तो मैनेजमेंट ऑफ हनी बी एंड बी हाइव्स दैट यू कॉल्ड एपीकल्चर, ठीक है। अब वो मैनेजमेंट के लिए कौन कौन से पॉइंट्स जो है, कौन कौन से पॉइंट्स आपके माइंड में होने चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले नॉलेज ऑफ नेचर एंड हैबिट्स ऑफ बीज। सबसे पहला पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि बी का नेचर कैसा है। मैंने चार तरह की ब्रीड्स बताई आपको, एपिस इंडिका, एपिस मेलिफेरा, एपिस डोरसेटा एंड एपिस फ्लोरिया। तो इनके नेचर के बारे में आप पता होगा तभी आप कमर्शियल प्रोडक्शन कर पाएंगे, अदरवाइज तो नहीं कर पाएंगे। सपोज दैट आपने एपिस फ्लोरिया को सिलेक्ट कर लिया कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए, जो कि बिल्कुल गलत डिसीजन है आपका, क्योंकि वो जो है हनी का प्रोडक्शन जो है बहुत ही कम अमाउंट में प्रोड्यूस करती है, 250 ग्राम्स पर हाइव्स। तो नेचर के बारे में पता होना जरूरी है। ना ही आप एपिस डोरसेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं, ना ही आप एपिस फ्लोरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए ये पॉइंट आपके माइंड में होना चाहिए कि आपको नेचर एंड हैबिट के बारे में पता हो एपिस इंडिका के, यानी कि आपको बी के, हनी बी के नेचर और हैबिट के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने यहाँ पे चारों ब्रीड्स लिखवाई है। तो पहला पॉइंट तो ये बहुत जरूरी है, नॉलेज ऑफ नेचर एंड हैबिट्स ऑफ बी। इज दैट क्लियर? सेकंड पॉइंट क्या है? सिलेक्शन ऑफ लोकेशन फॉर कीपिंग बी हाइव्स। एग्जैक्टली भाई, आप जो है हनी प्रोडक्शन कराते हैं, हनी जो है हनी प्रोडक्शन करती, हनी बीज जो है हनी प्रोडक्शन करती है बी हाइव्स में। बी हाइव्स में सारा हनी कलेक्ट होता है। अब बी हाइव्स के लिए सुटेबल लोकेशन भी आपको पता होना चाहिए। आप कहीं पर भी बी हाइव्स को, राइट, बी हाइव्स की लोकेशन को चूज नहीं कर सकते हैं। तो एक सुटेबल लोकेशन चाहिए आपको बी हाइव सेटअप करने के लिए, खासकर जो ऑर्चार्ड्स होते हैं वहां पे, राइट। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हनी बी जो है दैट इज ए गुड पॉलिनेटर, वो एक पॉलिनेटर भी है। वो ऐसी जगह पे जनरली उसका जो है मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्शन बढ़ता है जहाँ पे, राइट, पेड़ पौधे हों। इज दैट क्लियर? जहाँ पे प्लांट्स हो आसपास, जहाँ पे आसपास बाग हो और चार्ट्स हो, इज दैट क्लियर? तो वहाँ पे वो उनके लिए एक सुटेबल लोकेशन है। तो सुटेबल लोकेशन का डिसीजन भी बहुत जरूरी है, राइट। आप जो है कहीं पे भी हनी बी का प्रोडक्शन नहीं करा सकते। आपको ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि आसपास की लोकेशन में, राइट, पेड़ पौधे होने चाहिए। इज दैट क्लियर? बाग होने चाहिए, राइट, फ्लावरिंग प्लांट्स होने चाहिए, क्योंकि ये पॉलिनेटर का काम करती है और ये पेड़ पौधों के आसपास रहती है। वहीं से ये अपना जो है हनी बनाने के लिए जो है नेक्टर वगैरह को कलेक्ट करती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके अलावा कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ स्वैम्स। कैचिंग और हैंडलिंग ऑफ स्वैम्स। स्वैम्स मतलब, स्वैम्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ हनी बी। हनी बी के ग्रुप को आप स्वैम्स कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरीके से कैच करना है हनी बी के स्वैम्स को, क्योंकि वो स्वैम्स जो है आगे जाके बी हाइव्स बनाएगा, और बी हाइव्स बनाने के साथ साथ वही स्वैम्स आगे जाके जो है हनी का प्रोडक्शन करेगा, बी वैक्स का प्रोडक्शन करेगा। तो उसकी कैचिंग और हैंडलिंग में कोई भी एरर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ये तीसरा पॉइंट भी बहुत जरूरी है। इसके बाद मैनेजमेंट ऑफ बी हाइव्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन। बी हाइव्स को आप डिफरेंट सीजन में मैनेजमेंट करना भी आना चाहिए, राइट। आपको पता होना चाहिए कौन से सीजन में हनी प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होगा, कौन से सीजन में बी वैक्स सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा। सारे सीजन यूनिफॉर्म्स नहीं होते हैं हनी बी के लिए, कुछ सूटेबल सीजन में प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। तो सीजन के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, सीजन के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगला पॉइंट है हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ हनी बी एंड बी वैक्स। और आपको पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से आप हनी और बी वैक्स को कलेक्ट करेंगे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आपको पता होता है कि यू मस्ट अंडरस्टैंड कि उसके पास एक स्टिंग ग्लैंड होती है, राइट, एक ग्लैंड होती है। सॉरी, मैं क्या बता रहा था, मैं कुछ और बता रहा था, आई विल डिस्कस लेटर अबाउट दैट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया आपको कि हनी के पास क्या होता है कि हनी की हैंडलिंग आनी बहुत जरूरी है, राइट। हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ हनी एंड बी वैक्स, ये बहुत जरूरी है कि किस तरीके से आप
हनी को कलेक्ट करेंगे, बी वैक्स को कलेक्ट करेंगे। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो हनी बी होती है वो काटती भी है। इज दैट क्लियर? और आप डायरेक्टली उसको मतलब आपको जनरली अपनी बॉडी को पूरी अच्छी तरीके से पैक करना होता है बिफोर द कलेक्शन ऑफ हनी एंड बिफोर द कलेक्शन ऑफ बी वैक्स, क्योंकि जैसे ही आप उसके कांटेक्ट में जाएंगे वैसे ही वो आपके ऊपर अटैक कर सकती है। इज दैट क्लियर? तो हनी बी ह्यूमन पे अटैक भी करती है। इज दैट क्लियर? वो काटती भी है। इज दैट क्लियर? तो वो चीज़ पॉइंट आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है? इसलिए उसके से हनी कलेक्शन और बी वैक्स की हैंडलिंग भी आपको आनी चाहिए। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट इज बी आर पॉलिनेटर्स ऑफ मैनी स्पीसीज, जैसे कि सनफ्लावर, ब्रेसिका, एप्पल एंड पियर। इनके ये वो एक गुड पॉलिनेटर्स का काम करती है। तो याद रहे कि अगर कहीं आसपास सनफ्लावर, ब्रेसिका, एप्पल और पियर के ऑर्चार्ड्स हो, वहाँ पे हनी बी की रियरिंग बड़ी आसानी से हो सकती है। सो दीज आर वेरी गुड पॉइंट्स फॉर द हनी प्रोडक्शन। इज दैट क्लियर? इसके बाद सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है, राइट? सोशल ऑर्गेनाइजेशन मतलब बी हाइव्स के बारे में। बी हाइव्स में एग्जैक्टली क्या होता है यहाँ पे, जैसे कि ये पॉइंट लिखा है, बी हाइव कंसिस्ट ऑफ 32 से 60,000 ऑफ इंडिविजुअल। बी हाइव्स में 32 से 60,000 इंडिविजुअल्स होते हैं और इनमें क्या देखा जाता है, हाईली ऑर्गेनाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर। हनी बीज में हाईली ऑर्गेनाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर होता है। बी हाइव्स में लगभग 30 से 60,000 तक नंबर ऑफ हनी बीज होती है। एक बी हाइव्स के अंदर इतनी बड़ी कॉलोनी होती है हनी बी की। हनी बी जो होती है वो ग्रुप में रहती है, राइट? और वो अपनी कॉलोनी बनाती है बी हाइव्स के अंदर। एक बी हाइव्स में 30 से लेकर 60,000 तक हनी बी होती है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? और इनका जो काम होता है वो एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होता है, हाईली ऑर्गेनाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर मैनर में होता है। डिवीजन ऑफ लेबर होता है, यहाँ पे 3 टाइप्स की हनी बी पाई जाती हैं एक बी हाइव्स के अंदर, और इनका अपना सबका अलग अलग रोल है, इसलिए हमने यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया है डिवीजन ऑफ लेबर। तो हाईली ऑर्गेनाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर होता है इनका। और यहाँ पे 3 टाइप्स की हैं, क्वीन, ड्रोन एंड वर्कर, ठीक है? क्वीन, ड्रोन एंड वर्कर। यहाँ पे क्वीन एंड वर्कर दोनों ही फीमेल है, ड्रोन जो है वो मेल होता है, राइट? इज दैट क्लियर? अब क्वीन, ड्रोन और वर्कर का क्या रोल है, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल, सो लिसन केयरफुली। इसके बाद देखिए सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें क्वीन, ड्रोन एंड वर्कर बीज आती है। अब क्वीन, ड्रोन और वर्कर बीज का रोल क्या है ये आपको पता होना चाहिए। लिसन केयरफुली। सबसे पहले क्वीन की बात करते हैं। क्वीन जो है, क्वीन, ड्रोन और वर्कर बीज में सबसे जो बड़ा साइज होता है वो क्वीन का होता है। सो दिस इज लार्जर साइज, 50 to 20 मिलीमीटर साइज होता है क्वीन का, लार्जर साइज होता है। और पूरे बी हाइव्स में सिर्फ एक ही क्वीन होती है, और क्वीन जो होती है दिस इज द ओनली डिप्लॉयड फर्टाइल फीमेल। क्वीन, ड्रोन एंड वर्कर, क्वीन और वर्कर बी दोनों फीमेल होती हैं, लेकिन क्वीन एंड वर्कर बी में जो फर्टाइल फीमेल होती है वो होती है क्वीन। वर्कर बी फर्टाइल नहीं होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये जो है फीड करती है रॉयल जेली पे। रॉयल जेली को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जो रॉयल जेली है, अगर हम रॉयल जेली की बात करें तो ये एक मिल्की सब्सटेंस है। दिस इज मिल्की सब्सटेंस, राइट? प्रोड्यूस फ्रॉम मैक्सिलरी ग्लैंड, प्रोड्यूस फ्रॉम मैक्सिलरी ग्लैंड, ये लिखिएगा ये पॉइंट भी आप, ऑफ वर्कर बीज। तो वर्कर बीज की मैक्सिलरी ग्लैंड से एक मिल्की सब्सटेंस निकलता है, उसको फीड करती है क्वीन। तो क्वीन, एक बी हाइव में सिर्फ एक ही क्वीन होती है एंड दिस इज ओनली फर्टाइल फीमेल, और ये फीड करती है रॉयल जेली पे। रॉयल जेली, फिर से सुनिए, ये एक मिल्की सब्सटेंस है जो कि मैक्सिलरी ग्लैंड ऑफ वर्कर बी सिक्रीट करती है मिल्की सब्सटेंस। उस मिल्की सब्सटेंस को फीड करती है क्वीन। इसके अलावा इसमें कर्व्ड शेप स्ट्रिंग होते हैं, और ये स्ट्रिंग मॉडिफाइड होते हैं ओविपोजिटर में। ओविपोजिटर प्रेजेंट होता है। ओविपोजिटर में एग्स जो है, ओविपोजिटर से एग्स निकलते हैं, लेइंग द एग्स। ओविपोजिटर का रोल क्या है, लेइंग द एग्स। एग लेइंग में ओविपोजिटर जो है रोल प्ले करते हैं। और ये जो क्वीन है अपनी पूरी लाइफ में लगभग 15 लाख एग्स प्रोड्यूस करती है। क्वीन प्रोड्यूस 15 लाख एग्स इन इट्स लाइफ। अपनी पूरी लाइफ में वो 15 लाख एग्स प्रोड्यूस करती है। और अगर ये एग्स फर्टिलाइज होते हैं तो फीमेल बनती है, और अगर एग्स अनफर्टिलाइज होते हैं तो ड्रोन्स बनते हैं। याद रखिएगा, क्वींस अपनी पूरी लाइफ में, इज दैट क्लियर? क्वीन अपनी पूरी लाइफ में 15 लाख एग्स प्रोड्यूस करती है। अगर एग्स फर्टिलाइज कर जाते हैं तो फीमेल बनती है। इज दैट क्लियर? ये फीमेल वर्कर भी हो सकती है और ये फीमेल क्वीन भी हो सकती है। लेकिन अगर एग अनफर्टिलाइज है, अनफर्टिलाइज एग से
राइट, वर्कर ड्रोन्स बनते हैं। इस मेथड को आप पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। जो ड्रोन्स प्रोड्यूस होते हैं पार्थेनोजेनेसिस से प्रोड्यूस होते हैं। डिप्लॉयड फीमेल है यहाँ पे, ये पार्थेनोजेनेसिस आप रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में पढ़ चुके हैं। अनफर्टिलाइज एग जो है ड्रोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसे आप पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस कहते हैं। और इसका जो लाइफ स्पैन होता है 2 to 5 ईयर्स होता है। फिर से सुनिए, क्वीन जो होती है सबसे बड़ी होती है बी हाइव्स में, सिर्फ सिंगल क्वीन होती है एक बी हाइव्स में, और अपनी पूरी लाइफ में 15 लाख एग प्रोड्यूस करती है। एग्जैक्टली। और उसके पास ओविपोजिटर्स होते हैं जो कि एग्स लेइंग, द लेइंग ऑफ एग्स, ये वर्क होता है ओविपोजिटर का। एग्जैक्टली ऑल ऑफ यू। अगर यहाँ पे फर्टिलाइज एग होते हैं तो फीमेल में डेवलप हो जाते हैं। फीमेल में भी वर्कर और में भी क्वीन, क्वीन और वर्कर दोनों ही फीमेल हैं। और अगर एग्स अनफर्टिलाइज रहते हैं तो अनफर्टिलाइज एग विदाउट फ्यूजन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, अनफर्टिलाइज एग्स अंडरगो इन पार्थेनोजेनेसिस एंड प्रोड्यूस ड्रोन्स। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है वो है ड्रोन्स। ड्रोन्स की हम बात करते हैं। ड्रोन्स का जो साइज है, अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, क्वीन का जो साइज होता है 3 times लार्जर एंड हैवियर देन वर्कर। वर्कर के कंपैरिजन में 3 गुना हैवी और 3 गुना बड़ी होती है क्वीन, राइट। और इसका सिर्फ एक ही फंक्शन होता है, सोल फंक्शन ऑफ क्वीन इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के अलावा यहाँ पे उसका कोई काम नहीं है। जैसे कि मैंने बताया बी हाइव्स में डिवीजन ऑफ लेबर देखा जाता है, तो क्वीन का जो सोल फंक्शन है वो है रिप्रोडक्शन करना। पूरी लाइफ में 15 lakhs एग्स प्रोड्यूस करती है, सो दिस इज द सोल फंक्शन ऑफ क्वीन। इसके अलावा नेक्स्ट इज ड्रोन। ड्रोन्स की हम बात करते हैं। ड्रोन जो होता है ये क्वीन से साइज में छोटा होता है लेकिन वर्कर बीज से साइज में बड़ा होता है। मैंने लिखा है स्मॉलर देन क्वीन एंड लार्जर देन वर्कर्स। और ये जो ड्रोन्स होते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड फर्टाइल मेल होते हैं, स्पर्म प्रोडक्शन करते हैं। दीज आर हैप्लॉइड फर्टाइल मेल। यहाँ पे स्टेराइल सिर्फ वर्कर होती है, क्वीन भी फर्टाइल होती है, ड्रोन भी फर्टाइल होता है, और स्टेराइल जो है सिर्फ और सिर्फ वर्कर होती है। ये हैप्लॉइड फर्टाइल मेल है। ये हैप्लॉइड फर्टाइल मेल इसलिए है क्योंकि ये हैप्लॉइड अनफर्टिलाइज एग से प्रोड्यूस हुए हैं। मैंने बताया था आपको क्वीन 2 टाइप के एग प्रोड्यूस करती है, एक फर्टिलाइज एग और दूसरा अनफर्टिलाइज एग। जो अनफर्टिलाइज एग होता है पार्थेनोजेनेसिस करके वो प्रोड्यूस करता है मेल ड्रोन्स को, और ये जो मेल ड्रोन्स होते हैं ये कंप्लीटली फर्टाइल होते हैं और ये हैप्लॉइड होते हैं क्योंकि हैप्लॉइड एग से डेवलप हुए हैं। इसके अलावा इनके जो नंबर्स होते हैं 200 से 300 पर हाइव, राइट। एक बी हाइव्स में लगभग 200 से 300 क्या होते हैं, ड्रोन्स होते हैं। इसके अलावा इनको किंग ऑफ कॉलोनी भी कहा जाता है क्योंकि ये भी रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इज दैट क्लियर? ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, यानी कि एग्स को फर्टिलाइज करने का काम कौन करता है, ड्रोन्स करते हैं। ड्रोन्स के जो निकलने वाले स्पर्म्स है वो एग्स को फर्टिलाइज करते हैं, और जब एग्स फर्टिलाइज होती है तब या तो क्वीन बनती है या वर्कर भी बनती है। इज दैट क्लियर? इसमें स्ट्रिंग और वैक्स ग्लैंड एब्सेंट होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें स्ट्रिंग और वैक्स ग्लैंड एब्सेंट होती है। स्ट्रिंग और वैक्स ग्लैंड दोनों में प्रेजेंट होती है, क्वीन में प्रेजेंट होती है, वर्कर में होती है, लेकिन ड्रोन्स में स्ट्रिंग एंड वैक्स ग्लैंड एब्सेंट होती है। और इसकी खास बात यह है, डाइज आफ्टर कॉपुलेशन। ये कॉपुलेशन के बाद मर जाते हैं, राइट। इज दैट क्लियर? डाई हो जाते हैं। एक बार ये कॉपुलेशन करते हैं तो उसी के बाद ये डाइज हो जाते हैं, उसके बाद इनका कोई काम नहीं है, राइट। इनका जो मेन काम है सिर्फ कॉपुलेशन करना है क्वीन के साथ। एक बार एक ड्रोन क्वीन के साथ क्रॉसिंग करता है, मेटिंग करता है, और मेटिंग करने के बाद वो मर जाता है। उसके बाद उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, किसकी? ड्रोन्स की। आफ्टर कॉपुलेशन, आफ्टर इंटरकोर्स, दैट विल बी डाई। इसके अलावा इसका जो लाइफ स्पैन है वो 57 डेज का लाइफ स्पैन होता है। इसका कितने दिन का होता है? 57 डेज का लाइफ स्पैन होता है। और ये भी लाइक क्वीन डिपेंड्स ऑन वर्कर बीज फॉर न्यूट्रिशन। ये क्वीन की तरह, राइट, न्यूट्रिशन के लिए वर्कर बी पे डिपेंड करता है। क्वीन एंड ड्रोन्स दोनों न्यूट्रिशन के लिए किस पे डिपेंड करते हैं? वर्कर बी। सबसे ज्यादा अगर हम देखें यहाँ पे बी हाइव्स की कॉलोनी में सबसे ज्यादा जो फंक्शंस रोल प्ले करता है वो वर्कर करता है। वर्कर न्यूट्रिशन के लिए क्वीन और ड्रोन्स वर्कर पे ही डिपेंड करते हैं। अब बात कर लेते हैं वर्कर। इन तीनों में, क्वीन में, ड्रोन में एंड वर्कर में सबसे स्मॉलेस्ट साइज वर्कर बी का होता है। तो अगर आपको बी हाइव्स में सबसे स्मॉलेस्ट साइज की बी नजर आ रही है, इट मींस दैट इज वर्कर, और सबसे लार्जर साइज की बी नजर आ रही है, दैट इट मींस दैट इज क्वीन, और मीडियम साइज की बी नजर आ रही है, इट मींस दैट इज ड्रो। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट इन साइज होता है वर्कर, और ये मेजॉरिटी इन नंबर है। मैंने बताया कि यहाँ पे बी हाइव्स की कॉलोनी में लगभग 60,000 तक भी हनी बी हो सकती हैं, जिसमें कि क्वीन बस एक ही होती है और 200 से 300 ड्रोन होते हैं, यानी कि बाकी जो रेस्ट ऑफ द नंबर है वो वर्कर बीज हैं। और वर्कर बीज के क्या क्या फंक्शंस है, क्या क्या रोल है, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। देखो, ये डिप्लॉयड स्टेराइल फीमेल होती है, याद रहे। वर्कर और क्वीन दोनों ही फीमेल है, लेकिन क्वीन जो होती है वो
फर्टाइल होती है और वर्कर जो होती है वो स्टेराइल होती है। इज दैट क्लियर? और दोनों डिप्लॉयड होती है, जबकि ड्रोन्स क्या होता है? हैप्लॉइड होता है, पार्थेनोजेनेसिस से डेवलप होता है। अगर एक फीमेल एक हैप्लॉइड पार्थोजेनेसिस मेल को प्रोड्यूस करती है, इस मेथड को आप एरिनोटॉकी भी कहते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में आप पढ़ चुके हैं, एरिनोटॉकी एंड थीलीटॉकी वगैरह। एरिनोटॉकी मतलब अगर मेल प्रोड्यूस होता है पार्थेनोजेनेसिस से, दैट यू कॉल्ड एरिनोटॉकी। इज दैट क्लियर? तो एरिनोटॉकी बोलते हैं उसको। इसके बाद वर्कर भी जो होती है इनकैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एग्स, ये इनकैपेबल है एग्स प्रोडक्शन में, क्योंकि ये स्टेराइल है तो एग्स तो प्रोड्यूस कर ही नहीं पाएगी। इसके अलावा पोसेस पोलन बास्केट, इसके पास पोलन बास्केट होते हैं और इस पोलन बास्केट को कॉर्बिक्यूला कहते हैं। वर्कर बीज के पास पोलन बास्केट होते हैं और ये पोलन बास्केट को आप कॉर्बिक्यूला कहते हैं, राइट। इसमें स्टिंग ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है और स्टिंग ग्लैंड में एक पॉइजनस सैक भी होता है। इसकी स्टिंग ग्लैंड जो होती है टिप ऑफ एब्डोमेन पे होती है। कहां होती है? टिप ऑफ एब्डोमेन पे इसकी स्टिंग ग्लैंड होती है और उसमें पॉइजनस सैक होता है। इसका जो मेन फंक्शन है कलेक्शन ऑफ हनी कलेक्ट करती है, क्लीन दी कॉम मतलब बी हाइव्स को क्लीन करने का काम करती है, रिपेयर करने का काम करती है, डिफेंड हाइव को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इज दैट क्लियर? प्रोटेक्ट भी करती है ये हाइव को। इसके अलावा हाइव के टेम्परेचर को मेंटेन करती है, ये हाइव्स को फैनिंग करती है, अपने विंग से फैनिंग करती है और फैनिंग की वजह से क्या होता है? टेम्परेचर मेंटेन करती है। तो उसका काम क्या है? कलेक्शन ऑफ हनी। इज दैट क्लियर? इसके अलावा क्लीन ऑफ कॉम, डिफेंड ऑफ हाइव एंड रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ हाइव, ये इसका काम है और इसका लाइफ स्पैन 4 to 5 मंथ्स होता है। तो सबसे ज्यादा लेबोरियस इन तीनों में वर्कर होती है। फिर से बता दूं, क्वीन जो होती है पूरे बी हाइव में एक होती है, ड्रोन्स 200 से 300 होते हैं। वर्कर बी जो होती है, राइट, वो लार्जर इन नंबर होती है। क्वीन का जो सोल फंक्शन है वो है रिप्रोडक्शन करना, ड्रोन्स का भी फंक्शन रिप्रोडक्शन करना है, ड्रोन्स कॉपुलेशन के बाद डाई हो जाता है। वर्कर का फंक्शन रिप्रोडक्शन करना नहीं है, वर्कर का जो फंक्शन है कलेक्ट दी हनी, इज दैट क्लियर, मेंटेन दी बी हाइव्स, इज दैट क्लियर, क्लीन दी कॉम्स, इज दैट क्लियर, और इसके अलावा ये जो है टेम्परेचर मेंटेन करने में भी हेल्प करती है वर्कर बी। अगर हम ड्रोन्स क्वीन एंड वर्कर बी की बात करें तो क्वीन जो होती है वो फर्टाइल होती है, वर्कर बी जो होती है स्टेराइल होती है। दोनों फीमेल है बट क्वीन इज फर्टाइल, वर्कर बी स्टेराइल, दोनों डिप्लॉयड होती है। जबकि मेल जो होता है वो भी फर्टाइल होता है बट वो हैप्लॉइड होता है, और जो क्वीन है वो मेल प्रोड्यूस करती है बाय पार्थेनोजेनेसिस से। क्वीन के जब एग्स फर्टिलाइज कर जाते हैं तो फीमेल बनती है और क्वींस के जब एग अनफर्टिलाइज होते हैं तो मेल ड्रोन बनता है। इज दैट क्लियर? क्वीन अपनी पूरी लाइफ में 15 लाख एग्स प्रोड्यूस करती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये हो गया अबाउट क्वीन, ड्रोन्स एंड वर्कर। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब मैं यहाँ पे कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स बता रहा हूँ हनी बी के कुछ स्पेशल फीचर्स भी होते हैं, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस, सो लिसन केयरफुली, ध्यान दीजिएगा प्लीज। कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ, लिसन केयरफुली। Some special characters are also there of related to the honey bee. You must understand about this. Listen carefully. Some important characteristics of special characteristics of honey bee. तो हनी बी के यहाँ पे कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा प्लीज। Some special characteristics of हनी बी, लिसन केयरफुली, ध्यान दीजिए प्लीज। तो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो क्वीन होती है वो क्या होती है? क्वीन इज फर्टाइल, जबकि वर्कर जो होती है स्टेराइल है। दोनों फीमेल है, दोनों सिस्टर्स हैं, बहनें हैं दोनों, लेकिन एक स्टेराइल है और दूसरी क्या है? दूसरी क्या है? फर्टाइल है। ठीक है, यहां पे एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, जो क्वीन है वो प्रोड्यूस करती है एंटी क्वीन सब्सटेंस। क्वीन एंटी क्वीन सब्सटेंस प्रोड्यूस करती है। अब आपको ये बात तो समझ आ गई कि अगर फर्टिलाइज एग है वो फीमेल प्रोड्यूस कर रहा है, और फीमेल यहाँ पे दो टाइप की हैं, एक वर्कर और दूसरी क्वीन। तो क्वीन स्टेराइल क्यों नहीं है? वर्कर्स स्टेराइल क्यों है? क्वीन फर्टाइल क्यों है? वर्कर फर्टाइल क्यों नहीं है? ये आपको पता होना चाहिए। एग्जैक्टली जो क्वीन होती है इसका एक स्पेशल कैरेक्टर होता है कि ये क्वीन एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करती है जिसको एंटी क्वीन सब्सटेंस या एंटी क्वीन फिरोमोन भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी क्वीन फिरोमोन। इस एंटी क्वीन फिरोमोन्स का काम क्या है?
ये जो फिरोमोन्स है जिसको आप एंटी क्वीन फिरोमोन्स कहते हैं, ये क्या करता है, ये करता है प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ ओविपोजिटर और ब्रूड पाउच। ये ब्रूड पाउच नहीं बनाने देता है। अगर ब्रूड पाउच नहीं बनेंगे तो वर्कर बीज राइट जो है एग्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ ब्रूड पाउच इन वर्कर बीज। वर्कर बीज में ये ब्रूड पाउच की फॉर्मेशन को रोक देता है। तो क्वीन एक ऐसा सब्सटेंस प्रोड्यूस करती है जिसको आप एंटी क्वीन सब्सटेंस या एंटी क्वीन फिरोमोन्स बोलते हैं। और ये एंटी क्वीन सब्सटेंस या फिर एंटी क्वीन फिरोमोन का जो यहाँ पे रोल है वो ये रोल है, ये प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ ब्रूड पाउच की फॉर्मेशन को रोक देता है। और ब्रूड पाउच की फॉर्मेशन को रोक देता है किसमें, वर्कर बीज में। तो ये एक स्पेशल कैरेक्टर है। इसके अलावा ये जो क्वीन है, क्वीन एंड ड्रोन्स, क्वीन क्या है, फर्टाइल फीमेल, ड्रोन क्या है, फर्टाइल मेल। क्वीन एंड ड्रोन बोथ पार्टिसिपेट इन नप्चियल फ्लाइट। एक फ्लाइट होती है जिसको आप बोलते हैं नप्चियल फ्लाइट, राइट। आई एम टेलिंग यू, ये क्वीन एंड ड्रोन्स नप्चियल फ्लाइट में पार्टिसिपेट करते हैं। अभी ये नप्चियल फ्लाइट भी बताऊंगा मैं आपको। पार्टिसिपेट इन नप्चियल फ्लाइट, क्वीन एंड ड्रोन दोनों नप्चियल फ्लाइट में पार्टिसिपेट करते हैं। और इस नप्चियल फ्लाइट को क्या कहते हैं, दिस इज द मेटिंग फ्लाइट बिटवीन ड्रोन्स एंड क्वीन। नप्चियल फ्लाइट जो है क्या है, नप्चियल फ्लाइट इज मेटिंग फ्लाइट बिटवीन ड्रोन्स एंड क्वीन। तो ड्रोन्स एंड क्वींस के बीच में एक मेटिंग फ्लाइट होती है जिसको आप नप्चियल फ्लाइट बोलते हैं। इस नप्चियल फ्लाइट के दौरान ड्रोन जो है क्वीन के साथ कॉपुलेशन करता है। और अगर एक बार ड्रोन इस नप्चियल फ्लाइट में एंटर कर जाता है, राइट, उसके लिए एक चक्रव्यूह का काम कर रही है। आपने महाभारत पढ़ा होगा, राइट। महाभारत में अभिमन्यु के लिए एक चक्रव्यूह बनाया जाता है जिसमें कि अभिमन्यु जिंदा नहीं बचता है। ऐसे ही ये जो नप्चियल फ्लाइट है, ये नप्चियल फ्लाइट एक मेटिंग फ्लाइट है, यानी कि यहाँ पे क्वीन एक चक्रव्यूह बना रही है किसके लिए, ड्रोन्स के लिए, और उसमें पार्टिसिपेट करा रही है ड्रोन को। अब ड्रोन जैसे इस क्वीन के साथ कॉपुलेशन करेगा, इंटरकोर्स करेगा, सेक्स करेगा, आर यू गेटिंग और नॉट, तो कॉपुलेशन के बाद उसको बी हाइव्स में एंट्री नहीं दी जाती है और कॉपुलेशन के बाद ही वो डाई कर जाता है। तो दिस मेल आफ्टर नप्चियल फ्लाइट, ड्रोन नप्चियल फ्लाइट के बाद नेवर कम बैक टू दी बी हाइव्स। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये बात याद रखिएगा, नप्चियल फ्लाइट इज मेटिंग फ्लाइट जिसमें कि क्वीन एंड ड्रोन पार्टिसिपेट करते हैं और जिसमें दोनों के बीच में कॉपुलेशन होता है। आफ्टर कॉपुलेशन के बाद मेल ड्रोन्स नेवर कम बैक टू बी हाइव्स। ड्रोन जो है वो बी हाइव्स में वापस नहीं आता है। ड्रोन्स नेवर कम बैक टू बी हाइव्स, नेवर कम बैक टू बी हाइव्स। उसके बाद वो बी हाइव्स पे कभी नहीं आएगा। उसका जितना काम है, जिस काम के लिए वो पैदा हुआ था, उसने वो काम कर दिया। अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, अब वो गया काम से, यानी कि अब बी हाइव्स में वो वापस नहीं आ पाएगा नप्चियल फ्लाइट में पार्टिसिपेट करने के बाद, कॉपुलेशन परफॉर्म करने के बाद। इज दैट क्लियर? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एक और यहां पे एक चीज और है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो वर्कर बीज होती हैं, राइट, इन वर्कर बीज में कुछ स्काउट बीज भी होती हैं। स्काउट का मतलब होता है वो बीज जो कि फूड सोर्स को सर्च करती है। स्काउट बीज का काम क्या है? सर्चिंग ऑफ फूड का काम करती है स्काउट बीज, राइट। तो स्काउट बीज स्पेशल बीज होती है वर्कर बीज में, स्काउट बीज जो कि सर्चिंग ऑफ फूड करती है, फूड को सर्च करने का काम करती है ये स्काउट बीज। तो याद रखिएगा, स्काउट बीज पे क्वेश्चन आ जाता है, सर्चिंग ऑफ फूड। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके अलावा यहाँ पे वर्कर बीज में दो टाइप के डांस देखे जाते हैं। वर्कर बीज डांस करती हैं, पता है आपको, ये नाचती हैं, डांस करती हैं। और ये डांस जो होता है, ये दो टाइप के डांस करती है, एक राउंड डांस और दूसरा टेल वैगिंग डांस। राउंड डांस एंड टेल वैगिंग डांस दो टाइप के डांस करती हैं। राउंड डांस वो शॉर्ट डिस्टेंस में करती है, विद इन द रेंज ऑफ 75 मीटर। 75 मीटर की रेंज में वो डांस करती हैं वर्कर बीज, जिसको राउंड डांस कहते हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस में वो डांस करती है, अगर लॉन्ग डिस्टेंस की रेंज में
ये बीज जो है वर्कर बीज डांस करती हैं, जिसको टेल वैगिंग डांस कहते हैं। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था प्रोफेसर कार्ल फ्रिस्क। प्रोफेसर कार्ल फ्रिस्क नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिकोड किया लैंग्वेज को। किसकी लैंग्वेज को? हनी बी के डांस की लैंग्वेज को डिकोड किया, और इस चीज के लिए 1973 में उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। यह पॉइंट आपको पता होना चाहिए। प्रोफेसर कार्ल फ्रिस्क डिकोडेड द लैंग्वेज, इन्होंने डिकोड किया, डिकोडेड द लैंग्वेज ऑफ हनी बी डांस, वर्कर बीज डांस की लैंग्वेज को डिकोडेड किया एंड वुन द नोबेल प्राइज, और इसके लिए नोबेल प्राइज मिला उनको, वुन द नोबेल प्राइज इन 1973। इसी के साथ बी कीपिंग एपीकल्चर इज डन। मैंने ब्रीड्स बता दिया आपको, हनी के बारे में बता दिया, बी वैक्स के बारे में डिटेल में बता दिया, उसकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता दिया, और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी बता दिए। इसी के साथ एपीकल्चर कंप्लीट होता है, और इसी के साथ हमारा ये लेक्चर भी कंप्लीट होता है। अब अगले लेक्चर में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। इन माय नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट फिशरीज एंड सीरीकल्चर, राइट। उसके बाद ये आपका एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। देन आई विल कम टू द प्लांट ब्रीडिंग। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।